नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इम्पॉर्टेंट केसेस की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था बेरूबारी केस के बारे में, जो कि 1960 का केस था। और आज इस इम्पॉर्टेंट सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सेकंड केस के बारे में, जिसका नाम है चंपकम दोराई राजन केस, जो कि 1951 का केस है। ये केस चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का एक इम्पॉर्टेंट केस है। तो भाई इस केस में क्या हुआ था, चंपकम दोराई राजन एक व्यक्ति थे मद्रास के। उन्होंने ये केस मद्रास सरकार के खिलाफ दर्ज किया था। ये केस क्यों दर्ज करा था, इसका मेन रीज़न ये था क्योंकि उन्हें उनकी जाति के आधार पर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। चंपकम ने दावा किया था कि उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया क्योंकि उनकी जाति बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आती थी, जबकि उनसे अधिक प्रभावित जातियों को प्राथमिकता दी गई थी। इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ था। तो आप इसका बेसिक बैकग्राउंड तो समझ गए होंगे। अब आइए इस केस के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, कौन कौन से आर्टिकल्स इससे रिलेटेड हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल 16 क्या बोलता है और आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 16 कहता है कि स्टेट किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किस बेसिस पे नहीं कर सकता डिस्क्रिमिनेशन? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। तो ओवरऑल आर्टिकल 16 ensures equality of opportunity in matters of public employment and prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। तो अब अगले आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की साइड बढ़ते हैं। 15 क्लॉज 1 क्या कहता है कि स्टेट 5 मुद्दों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता सिटीजन के ऊपर। वो मुद्दे कौन कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। And this principle is fundamental and protect individuals from discrimination in various areas such as education and in public services। और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या बोलता है? बोलता है कि स्टेट के साथ साथ सिटीज़न कहीं भी पब्लिक प्लेस पे, किसी के भी साथ पब्लिक प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल्स को तो हमने अच्छे से समझ लिया, आर्टिकल 16 भी समझ लिया, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 भी समझ लिया और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 भी समझ लिया। तो अब बढ़ते हैं इस केस पे। तो जो चंपकम दोराई राजन थी, एक महिला थी जो कि ब्राह्मण थी और वो अपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई, जबकि उन्होंने सफिशिएंट स्कोर करा था। क्योंकि जो मद्रास गवर्नमेंट थी वो 1927 का एक ऑर्डर था वो फॉलो कर रही थी। वो ऑर्डर का नाम था कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर। इस ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट के पास एक पावर थी कि वो कुछ सीट रिजर्व कर सकती है। किसके लिए सीट रिजर्व कर सकती थी? किसी के लिए भी जो भी उनको लगता था कि ये वीकर सेक्शन है, भाई ये कास्ट से बिलोंग करता है, बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है या माइनॉरिटी में है, तो उनके लिए जो मद्रास की सरकार थी वो इस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर जो कि 1927 का था उसके तहत कुछ सीट्स रिजर्व कर सकती थी। एंड इसी कारण जो चंपकम दोराई राजन महिला थी, उनका इसी बेसिस पे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया था। एंड इस टाइम पे हमारा देश जो है नया नया आज़ाद हुआ था। देखिए बात है 1950 तक की। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है वो लागू नहीं हुआ था उस टाइम तक। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है कि भाई ये सरकार को पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कुछ अदर बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए रिजर्वेशन क्रिएट कर सकती है। एंड हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल 16 कहता है कि किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। 15 क्लॉज 1 में भी पढ़ लिया और 15 क्लॉज 2 में भी पढ़ लिया। तो वो यही आर्टिकल के बेसिस पे कोर्ट पहुंची, क्योंकि इन आर्टिकल्स में क्लियर मेंशन था स्टेट किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कास्ट के मैटर पे, रिलीजन के मैटर पे, प्लेस ऑफ बर्थ के मैटर पे, सेक्स के मैटर पे और रेस के मैटर पे। वो इसी मैटर के बेसिस पे कोर्ट पहुंची और उन्होंने कोर्ट पे कहा कि भाई मेरा स्कोर कंप्लीट है
और मेरा एडमिशन कास्टिज्म के चक्कर में ही नहीं हो पाया क्योंकि मैं ब्राह्मण क्लास से हूँ, और कहा कि ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। कई बच्चे कमेंट सेक्शन में बहस करेंगे कि आर्टिकल 15(4) क्लॉज तो कहता है कि स्टेट के पास पावर है, वो कई मैटर्स पर स्टेट के लिए, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन क्रिएट कर सकता है। बट मैंने पहले ही कह दिया, ये बात है 1950 तक की। उस टाइम पे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 नहीं आया था। एंड चंपकम दोराई राजन ने तो कोर्ट में जाके सब कह दिया कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ है, जो कि आर्टिकल 15 में क्लियरली मेंशन है और आर्टिकल 16 में भी क्लियरली मेंशन है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा? स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमें डीपीएसपीज में बताया गया है आर्टिकल 46 में कि हमको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा जो इकोनॉमिकली वीकर होंगे, जो डिप्राइव्ड होंगे, जो इकोनॉमिकली वीकर होंगे, जो बैकवर्ड क्लास से होंगे, माइनॉरिटी ग्रुप्स में होंगे, उनके लिए हमें स्पेशल प्रोविज़न बनाना है, हमें स्पेशल केयर रखनी है उन ग्रुप्स के लिए। एंड डीपीएसपी से ही हम सारे लॉ को बनाते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही बनाते हैं। तो हम इस मैटर को कैसे वायलेट कर सकते हैं कि हम कॉलेज में इनको रिजर्वेशन ना दें? तो अब देखो ओवरऑल क्या हो गया था कि एक साइड फंडामेंटल राइट्स चल रही थी और एक साइड डीपीएसपीस चल रहे थे। फंडामेंटल राइट्स के पक्ष में कौन बोल रहा है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में चंपकम दोराई राजन कह रही हैं, और डीपीएसपीस के लिए स्टेट्स बोल रहा है कि देखिए कि हमको जो भी लॉ बनाना होता है उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाना होता है, और आर्टिकल 46 में क्लियरली मेंशन है। तो देखिए ये सब तो सही था। अब मेन दिक्कत क्या है, जो डीपीएसपीज है ना वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। और ऑन द अदर हैंड बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस में आप डीपीएसपीस के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि जो डीपीएसपीस है वो नॉन एनफोर्सेबल है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सेबल हैं कोर्ट्स में। अब मेन डिसीजन आता है कोर्ट का। भाई कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट अपनी जगह और डीपीएसपीज अपनी जगह। जो फंडामेंटल राइट्स होंगी वो डीपीएसपीज को प्रिवेल करेंगी, रूल करेंगी। एंड ओवरऑल कह दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो पहले देखी जाएगी, उसके बाद में डीपीएसपीज को देखा जाएगा। ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर डीपीएसपीज। तो क्लियरली जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया तो जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर था उसकी तो भाई कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, क्योंकि जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर था 1950 का वो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहा है। तो जैसा कि पहले भी बताया था मैंने, जब जब स्टेट हार जाता है तो वो एक नया अमेंडमेंट ले आता है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ। स्टेट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ले आता है कॉन्स्टिट्यूशन का 1951 में, और उसके थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को इंसर्ट कर देता है। इस आर्टिकल में बोलता है 15 क्लॉज 4 में कि स्टेट किसी भी तरीके का स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी। बट जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 था वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड करा गया था। और जो चंपकम दोराई राजन केस था भाई मेरा, वो केस था 1950s का। एंड इसी बेसिस पे जो चंपकम दोराई राजन थे वो केस कर पाए थे मद्रास स्टेट के अगेंस्ट में, मद्रास की सरकार के अगेंस्ट में। एंड एट लास्ट क्या हुआ, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 उस टाइम पे ऐड नहीं करा गया था, तो आप उसका ध्यान मत रखना। एट लास्ट बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ऐसे भेदभाव को संविधान के विरुद्ध हैं और इस तरीके के नियम समानता के सिद्धांत को तोड़ते हैं। इस फैसले से स्पष्ट हो जाता है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जो संविधान के मूल भावनाओं के विरुद्ध है। एंड ओवरऑल जो चंपकम दोराई राजन थी वो ये केस जीत गई थी। एंड एट लास्ट जो ये केस था ये भारत के सामाजिक न्याय के लिए एक बड़ी मिसाल बना और भारत के संविधान में समानता के सिद्धांतों को इसने और मजबूती दी। तो चंपकम दोराई राजन केस में इतना ही था। बने रहिएगा इस सीरीज़ में। मिलते हैं आपसे अगले कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।